This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I have brought a set of objective questions from a study of English. इससे पहले हमने दो सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के स्टडी ऑफ इंग्लिश में आपके लिए लाए हैं. शायद आपने उसे देखा हो. अगर नहीं देखा है तो आप अगर इस सेट को देख रहे हैं तो आप उस सेट को भी देख लें. और यह सेट आपके लिए इस मायने में फ़ायदेमंद होगा कि अगर आपने स्टडी ऑफ इंग्लिश का स्टडी किया है तो भी, अगर नहीं भी किया है तो भी. अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप जो इसमें फैक्ट्स को जानेंगे स्टडी करते समय आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपने स्टडी कर लिया है स्टडी ऑफ इंग्लिश का तो फिर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं. आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह हो सकता है. इसके बाद भी और सब भी सेट्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के स्टडी ऑफ इंग्लिश में. यानी अगर आप सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इसमें जो भी जहाँ कहीं भी हो सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आपके सामने आए, हो सकता है बहुत डीप चीज़ भी रहे, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप आराम से जान जाएंगे और फिर आपके एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के मिस होने का सवाल ही नहीं उठता है. साथ ही इसके ये तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात है. हमने पोइट्री सेक्शन से भी दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दो सेट अपलोड किए हुए हैं. उसमें भी 25-25 क्वेश्चंस है. और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, आज के इस डिस्क्रिप्शन में, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट को भी आप देख सकते हैं. और आप यकीन मान लीजिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर जानने वाली बात नहीं है इस वीडियो में. उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं तो उसको भी मैं डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ. और आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं, इसके साथ और सब बातों को भी आराम से जान रहे हैं. और आप श्योर हो जाइए कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा और आप अगर इन सारे प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है इस सेट का, चूँकि 1 से 25 तक पहले सेट में था, फिर 26 से 50 तक दूसरे सेट में था, और यहाँ जो क्वेश्चन का पहला नंबरिंग है वो है 51, क्वेश्चन नंबर 51. और क्वेश्चन है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इन्वॉल्व्ड इस सीरीज ऑफ चेंजेस. ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में क्या चीज़ हुई है, मतलब वो किस चीज़ की एक श्रृंखला बनाती है, किस चीज़ में चेंजेस की एक श्रृंखला बनाती है. ऑप्शन ए है फोनोलॉजिकल, ऑप्शन बी रिलीजियस, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल, ऑप्शन डी टैक्टिकल. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? फोनोलॉजिकल. ये फोनोलॉजिकल मतलब क्या, उसके प्रोनाउंसिएशन में जो लॉन्ग वॉवेल्स थे इंग्लिश के, उसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस लाया. वो जो लेंदी कुछ लॉन्ग वॉवेल्स थे उसको मॉडिफाई किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. व्हिच प्रोसेस वाज हॉल्टेड बाय द अराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्शंस. एंग्लो सेक्शंस के आने से किस प्रक्रिया में रुकावट आ गई? ऐसा क्या चल रहा था जिसमें रुकावट आ गई? तो ऑप्शन ए है ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी पोलराइजेशन, ऑप्शन सी रोमनाइजेशन, ऑप्शन डी अर्बनाइजेशन. और करेक्ट आंसर क्या है? रोमनाइजेशन. रोमन लोगों की तूती बोलती थी. लैटिन उस समय का वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था. जो भी कुछ होता था लैंग्वेज से लेकर और सब चीज़ में, सब चीज़ रोमनाइज्ड हो रहा था एक तरह से. जैसे आज की डेट में हम ग्लोबलाइज्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, उसी तरह रोमनाइज्ड होता था. तो रोमनाइजेशन की प्रक्रिया में रुकावट आ गई और फिर एंग्लो सेक्शन ने यहाँ से शुरू किया अंग्रेजीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. द वर्ड प्रिंस इज ए डैश वर्ड. प्रिंस जो है किस लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी पुर्तगीज, ऑप्शन डी फ्रेंच. यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस है तो आप यह जान लें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. ऑप्शन सी फ्रेंच वर्ड है प्रिंस. रॉयल्टी के जो मोस्टली वर्ड सब हैं वो फ्रेंच हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंग्लिश लगभग कितनी भाषाओं से, मतलब लगभग कितनी भिन्न भिन्न भाषाओं से, अन्य भाषाओं से शब्दों को ग्रहण किया? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 50. लगभग दुनिया की 50 भाषाओं से इंग्लिश ने वर्ड को अपने अंदर समाहित किया है, एब्जॉर्ब किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55.
द ग्रुप which objected the process of borrowings come to be known as। जो ग्रुप मतलब इंग्लैंड में एक ऐसा ग्रुप था जो कि मतलब बोरोइंग्स को यानी बाहरी शब्द को जो लाया जा रहा था उस पर अपना ऑब्जेक्शन किया। एक बार पूरा ऑप्शंस को सामने लाते हैं हम, तो वो कौन सा ग्रुप था, उसको क्या कहते थे? द ग्रुप विच ऑब्जेक्टेड द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग्स केम टू बी नोन एज। उनको किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए है द एंग्लिकन, ऑप्शन बी द कैथोलिक, ऑप्शन सी द प्यूरिस्ट्स एंड ऑप्शन डी द अल्ट्रिस्ट्स। करेक्ट आंसर कौन सा है? द प्यूरिस्ट। प्यूरिस्ट लोग मतलब शुद्धतावादी लोग जो थे वो चाहते थे कि बाहरी शब्द सब जो आते हैं वो नहीं आए। हालांकि उनकी दाल नहीं गली और अंग्रेज़ी को जो कुछ होना था, जितना डाइवर्स होना था या जितना इसको वेराइड होना था उतना हुआ और लगभग 50 भाषाओं से शब्दों को लिया। और ऑब्जेक्शन करने वाले लोग कौन थे? प्यूरिस्ट्स लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर अकर्ड इन। यानी इन्फ्लेक्शंस यानी जो बोली में ज़ुबान में जो कुछ मतलब परिवर्तन हुआ और वर्ड ऑर्डर जो आप कह लें स्पेलिंग जैसी चीज़ वो अपनी जगह पर आने लगी, वो फिक्स्ड होने लगी। वो किस पीरियड में हुआ? तो ऑप्शन ए द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन बी द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन सी द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन डी द रेनेसां। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये इन्फ्लेक्शंस वो जाता रहा और वर्ड ऑर्डर वो फिक्स्ड होता चला गया, यानी इंग्लिश वोकेबुलरी जो है वो जगह पर आना शुरू हो गई, लगभग आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट अफेक्टेड। ग्रेट वॉवेल ने किस चीज़ को अफेक्टेड किया? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ने किस चीज़ को अफेक्टेड किया? ऑप्शन ए द लॉन्ग वॉवेल्स, ऑप्शन बी द शॉर्ट वॉवेल्स, ऑप्शन सी द रिनिकल वॉवेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है द लॉन्ग वॉवेल्स। साफ साफ लिखा है। शॉर्ट वॉवेल्स तो अपनी जगह पर बिल्कुल उसी रूप में रहे, वो लेंदी नहीं थे, लेकिन लॉन्ग वॉवेल्स जो थे लेंदी उसको अफेक्टेड किया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में, उसको शूट आउट किया गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और उसका सिंप्लीफिकेशन किया गया, उसको सिंपल बनाया गया, मॉडिफाई किया गया और इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेंदी चीज़ सब थी वो सब कम होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। द अर्ली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज़ एक्सक्लूसिवली। मतलब शुरुआती साहित्य जो है अंग्रेज़ी भाषा की वो एकदम विशुद्ध रूप से क्या है, उसकी प्रकृति विशुद्ध रूप से क्या है, मुख्य रूप से समझ लें कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से क्या है। ऑप्शन ए रिलीजियस, ऑप्शन बी सेक्युलर, ऑप्शन सी एग्रेसिव, ऑप्शन डी डिफेंसिव। करेक्ट आंसर क्या है? रिलीजियस। पता है कि सबसे पहले चूँकि कोर्ट पैट्रोनेज तो इंग्लिश को नहीं मिला, लेकिन चर्च था, उसने सबसे पहले हाथ बढ़ाया अंग्रेज़ी लैंग्वेज को हेल्प करने के लिए और इसीलिए चूँकि चर्च के द्वारा प्रमोशन मिला इंग्लिश लैंग्वेज को, तो शुरुआती लिखने वाले जो लोग थे उनकी जो रचना है वो बाय नेचर क्या है? रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। हु प्रमोटेड इंग्लिश फर्स्ट। सबसे पहले इंग्लिश को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए द नोबिलिटी, ऑप्शन बी चर्चेज, ऑप्शन सी द मिडिल क्लास सोसाइटी, ऑप्शन डी द किंग। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी चर्चा हुई इस बात की, सबसे ज़्यादा पहले इंग्लिश को किसने प्रमोट किया? तो वो था चर्च, ऑप्शन बी चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड। इनमें से कौन मिडिल इंग्लिश पीरियड के हैं? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी एडमंड स्पेंसर और ऑप्शन डी चौसर। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी चौसर। मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो ले देकर हमारे सामने 4 लोगों के नाम आते हैं, जोफ्री चौसर, फिर विलियम लैंगलैंड, विक्लिफ और गोबर, ये 4 नाम हैं। बाद बाकी ये सारे के सारे नेम क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, ये सारे के सारे जो हैं वो किस पीरियड के हैं? ये सारे के सारे मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। पार्ट्स द प्लोमेन इज रिटेन बाय। पार्ट्स द प्लोमेन
को किसने लिखा? ऑप्शन ए विलियम लैंगलैंड, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मार्लोव, ऑप्शन डी जोफ्री चौसर। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए विलियम लैंगलैंड का लिखा हुआ पायरेट्स द प्लोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Whose works are the major sources of information about Middle English grammar vocabulary? किन की रचनाएं जो हैं वो मिडल इंग्लिश ग्रामर के बारे में और वोकेबलरी के बारे में, उच्चारण के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, प्रमुख सोर्स है उसके बारे में। अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए मिडल इंग्लिश के बारे में तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन सा वो ऑथर है जिसकी रचना है। तो एक बार हम ऑप्शन पर नज़र डालें। ऑप्शन ए चौसर्स, ऑप्शन बी शेक्सपियर्स, ऑप्शन सी मार्लोव्स, ऑप्शन डी स्पेंसर। ये स्पेंसर है। और करेक्ट आंसर कौन सा है? मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके बारे में? ग्रामर के बारे में, वोकेबलरी के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, तो सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा मिलता है? जोफ्री चौसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी इज नन एज द पीरियड ऑफ। सेकेंड हाफ 14वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध का समय है, यानी आप यह समझ लें 1350 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी का पीरियड, इसको किस रूप से जाना जाता है? तो सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, सारे ऑप्शंस को हम सामने लाते हैं। क्वेश्चन याद रहे, मतलब later part of the 14th century, the second half of the 14th century is none by। तो वो उसको किस और एक नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए रिलीजियस एंड सेकुलर वर्क्स, मतलब धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कृतियों के लिए, रचनाओं के लिए। ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स एंड क्लासिकल मिडल इंग्लिश एज वेल, यानी कुछ मतलब व्यक्तिगत रूप से कुछ रचनाकारों के नाम से और क्लासिकल मिडल इंग्लिश के रूप में भी। और ऑप्शन सी है द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स एंड क्लासिकल मिडल इंग्लिश के रूप से जो लेटर पार्ट है किसका? 14th सेंचुरी का, उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। Who is not a notable writer of the Middle English period? मिडिल इंग्लिश पीरियड के एक मतलब कौन प्रतिष्ठित रचनाकार नहीं है, यह आपको सेलेक्ट करना है। तो निश्चित रूप से 3 जो ऑथर होंगे वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के नहीं होंगे, एक ही होंगे जो नहीं, मिडिल इंग्लिश पीरियड के 3 नहीं होंगे, एक ही मिडिल इंग्लिश पीरियड के होंगे। क्योंकि नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज़ नॉट ए नोटेबल राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड? मिडिल इंग्लिश पीरियड के नोटेबल राइटर कौन से नहीं हैं? तो इनमें से 3 तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के होंगे, एक ही मिडिल इंग्लिश पीरियड के नहीं होंगे। ऑप्शन आपके सामने क्या है? शेक्सपियर, ऑप्शन बी चौसर, ऑप्शन सी लैंगलैंड, ऑप्शन डी विक्लिफ। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुआ था, मिडिल इंग्लिश पीरियड के इनमें से कौन नहीं है? तो चौसर मिडिल इंग्लिश पीरियड के हैं, लैंगलैंड मिडिल इंग्लिश पीरियड के हैं, विक्लिफ मिडिल इंग्लिश पीरियड के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शेक्सपियर मिडिल इंग्लिश पीरियड के ऑथर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। व्हिच इज द लिंगुआ फ्रांसा? लिंगुआ फ्रांसा क्या है? ऑप्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन बी इंग्लिश ग्रामर, ऑप्शन सी इंग्लिश प्रोज, ऑप्शन डी इंग्लिश पोइट्री। लिंगुआ फ्रांसा कहते हैं संपर्क भाषा को, जो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी समय में असल मेन कांटेक्ट का काम करने वाली भाषा होती है, उसी को लिंगुआ फ्रांसा कहते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इंग्लिश लैंग्वेज वो लिंगुआ फ्रांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। फेरी क्वीन इज रिटेन बाय। फेरी क्वीन इज रिटेन बाय। फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए जोफ्री चौसर, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, और ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है
एडमंड स्पेंसर। फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया है? एडमंड स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विलियम शेक्सपियर इज ए राइटर ऑफ। विलियम शेक्सपियर जो राइटर हैं वो किस चीज़, मतलब किस, यहाँ जो ऑप्शन है आपके सामने, द विक्टोरियन एज यानी किस युग के राइटर हैं? द ऑगस्टन एज, द जैकोबियन एज, द एलिजाबेथन एज। तो विलियम शेक्सपियर किस एज के राइटर हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड विथ इंग्लिश एज देयर नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को राष्ट्रीय भाषा के रूप में रखने वाले, मतलब आप ऐसे समझ लें कि कितने ऐसे देश हैं दुनिया में जिनका कि इंग्लिश एकदम राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन आपके सामने है A15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 7। यूरोप में आप देख लें इंग्लैंड और आयरलैंड, आप नॉर्थ अमेरिका चले तो द USA और कनाडा, तो ये 4 देश हो गए। आप ऑस्ट्रेलिया चलें, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो ये 6, और फिर अफ्रीका चले तो साउथ अफ्रीका। यानी इंग्लैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये 7 देश हैं जिनका कि नेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। साहित्यिक गतिविधियों के लिए पावर हाउस कौन है? तो निश्चित रूप से इसको कोई गेस भी कर सकता है करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन है आपके सामने इंग्लिश, चाइनीज़, हिंदी, लैटिन, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, इंग्लिश। इंग्लिश जो है लिटरेरी एक्टिविटी का पावर हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इन द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड ग्रामर रिमेंड। मिडिल इंग्लिश पीरियड में ग्रामर रहा, रिमेन मतलब पड़ा रहा एक तरह से उस स्थिति में, तो क्या है? वेरी अनस्टेबल, जिस तरह ओल्ड इंग्लिश पीरियड में था, अस्थिर, क्या वैसा रहा, या चेंजेबल हुआ, चेंज होता गया, या ऑप्शन सी फेयरली कंजर्वेटिव, या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? फेयरली कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब क्या? एकदम 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 अपनी जगह पर स्थिर। आज के डेट में इंग्लैंड में जो पॉलिटिक्स होती है, तो वहाँ जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनमें से एक जो है वो है कंजर्वेटिव, जो ज़्यादा वहाँ पावर में रही है आज तक के इतिहास में, और दूसरा लेबर पार्टी है। तो कंजर्वेटिव वर्ड वहाँ एक मतलब राजनीतिक रूप से भी यूज होता है, और कंजर्वेटिव मतलब क्या? ग्रामर अपनी जगह पर कायम रहा। चूँकि ग्रामर मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही ग्रामर में काफ़ी कुछ फिक्स हो गया था, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया था, ग्रामर एडवांस्ड हो चुका था, इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में ग्रामर को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना पड़ा। वो क्या रहा? एकदम अपनी जगह पर लगभग कायम रहा, फेयरली कंजर्वेटिव। क्यों बदलने की ज़रूरत नहीं थी, वह एकदम बढ़िया पोजीशन में पहुंच चुका था ग्रामर मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही, इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में एकदम कंजर्वेटिव रहा, फेयरली कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द अगस्टन एज इज़ नेम्ड आफ्टर। अगस्टन एज जो है, ये सब एज हैं, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, अगस्टन एज, जैकोबियन एज, तो इसका नाम किनके नाम पर पड़ा है? किसके नाम पर पड़ा है? किस चीज़ के नाम पर? ऑप्शन ए है ए रोमन एम्पेरर, ऑप्शन बी ए इंग्लिश किंग, ऑप्शन सी एन इंग्लिश क्वीन, ऑप्शन डी एन इंग्लिश पोइट। तो जैसे एलिजाबेथन एज है तो एलिजाबेथ रानी थी, क्वीन थी ब्रिटेन की, उनके नाम पर एलिजाबेथन एज है। इसी तरह विक्टोरियन एज है तो क्वीन विक्टोरिया भी एक रानी थी। इसी तरह अगस्टन एज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके नाम पर है, तो ये ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है ए रोमन एम्पायर। मतलब एंशिएंट टाइम में रोमन एम्पायर एक रोमन राजा थे जिनका नाम था अगस्टस, तो उन्हीं के नाम पर, चूँकि उनके समय की जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, तो ये मतलब ये इस पीरियड के लोगों ने 18वीं शताब्दी के शुरुआती पीरियड के लोगों ने अपने उस युग को अगस्टन एज कहना शुरू किया। यानी अगस्टन एज जो है नाम वो किसके नाम पर है? एक रोमन सम्राट के नाम पर है, ए रोमन एम्परेयर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द अमेरिकन इंग्लिश ऑफ पेट्रोल
ये जो पेट्रोल वर्ड है उसका अब उसको अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी फ्यूल। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गैस। यानी अमेरिका में पेट्रोल को क्या कहते हैं? गैस, गैस कहते हैं। अब सोचे कि हमारे यहाँ गैस किसको कहते हैं, अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, which age had the strong sense of order and regulation instead of experiment and adventure? ये प्रयोग और कुछ और थोड़ा एडवेंचर कि ये करते हैं वो करते हैं, उसकी जगह पर एकदम एक तरह से आप कह लें ऑर्डर, नियम और कायदे की बात एकदम उसका स्ट्रॉन्ग सेंस था। किस एज में? ऑप्शन ए अगस्टन एज, ऑप्शन बी विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी रोमांटिक एज, ऑप्शन डी एलिजाबेथन एज। तो करेक्ट आंसर यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो है, हालांकि इनमें से सारे मतलब वो एकदम इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करने वाले एज हैं, लेकिन ऑर्डर एंड रेगुलेशन का जो दौर चला एक्सपेरिमेंट और एडवेंचर की जगह पर, वो ऑगस्टन एज में चला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज कॉल्ड ए विंडो टू द वर्ल्ड? दुनिया के लिए खिड़की। एग्जैक्ट ये लाइन है आपके बुक में, तो व्हाट इज कॉल्ड ए विंडो टू द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है आपके सामने, मतलब किसको खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी द यूएनओ, ऑप्शन डी द कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इंग्लिश इज यूज्ड इन इंडिया एज। ऑप्शन ए है L1, भारत में अंग्रेजी किस रूप में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन बी L2, ऑप्शन सी FL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, इंडिया में इंग्लिश L2 के रूप में है, बगल के पाकिस्तान में FL है, फॉरेन लैंग्वेज है, और L1 जिसकी चर्चा हमने पिछले किसी क्वेश्चन में की थी, जो आज दुनिया के 7 देश हैं उनमें L1 के रूप में है, और इंडिया जैसे देश में ये L2 के रूप में है। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चंस को हमने अभी एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, हमसे जो बेस्ट बन पड़ा हमने किया। आप इसको देखें, हमारे और सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपके लिए एकदम पर्याप्त हमने प्रैक्टिस सेट्स लाए हैं, तो आप सारे सेट्स को देखें, किसी भी क्वेश्चन के छूटने का कोई सवाल नहीं उठता है। आप पोइट्री सेक्शन के अगर ऑब्जेक्टिव को देखना चाहें, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर देख लें। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय। अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।